हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मियोसिस स्टेज जो डिस्कस कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर हमने मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत प्रोफेज फर्स्ट की जो उपप्रावस्थाएं थी लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इसको स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे जो नेक्स्ट प्रोफेज के बाद में जो स्टेज है मेटाफेज, इसके बारे में एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, और नेक्स्ट जो स्टेज है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रोफेज फर्स्ट स्टेज के बाद में मेटाफेज फर्स्ट स्टेज हमें देखने को मिलती है। इस स्टेज के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं। सभी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वे सेल की जो इक्वेटर होती है उसके ऊपर, जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, उसके ऊपर अरेंज हो जाते हैं, एक क्रम में अरेंज हो जाते हैं। मेटाफेजिक प्लेट मुख्यतः सेंट्रोमियर्स के पंक्तिबद्ध होने से बनती है। जो मेटाफेजिक प्लेट है उसका फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो सेंट्रोमियर्स के पंक्तिबद्ध होने की वजह से यह बनती है। यहाँ पे इस स्टेज में तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाता है। गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर्स तंतुओं से संयुक्त हो जाते हैं। इस स्थिति में गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर, जबकि गुणसूत्रों की जो भुजाएं होती हैं वे मेटाफेजिक प्लेट की ओर होती हैं। जो मेटाफेज स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है, जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं, जो सेंट्रोमियर्स होते हैं, वे पोल्स की तरफ होते हैं, वहीं जो क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं ये मेटाफेजिक प्लेट की तरफ हमें देखने को मिलती है। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट होते हैं तथा प्रत्येक बाइवेलेंट में 2 सेंट्रोमियर्स होते हैं। इसकी तुलना में माइटोटिक जो मेटाफेज के क्रोमोसोम्स होते हैं वे मोनोवेलेंट होते हैं और इनमें केवल एक सेंट्रोमियर देखने को मिलता है। वहीं मियोसिस की मेटाफेज फर्स्ट स्टेज में हमें बाइवेलेंट देखने को मिलता है। मेटाफेज फर्स्ट के अंत में होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके बीच में तीव्र जो प्रतिकर्ष होता है वह उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज फर्स्ट के बाद में जो आती है वह है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में डायड क्रोमोसोम्स तर्कु तंतुओं के सहारे संबंधित ध्रुवों की ओर गमन करना स्टार्ट कर देते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मूवमेंट के पूर्व में जो बाइवेलेंट या हम कहें जो टेट्राड होता है वह पैरेंटल और मैटरनल जो डायड होते हैं ये पूरी तरह से पृथक हो जाते हैं, जिसकी दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से संलग्न होती है। एनाफेज फर्स्ट में बाइवेलेंट के क्रोमोसोम्स के पृथक होने की क्रिया को हम डिसजंक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एनाफेज फर्स्ट है इस प्रोसेस में जो डायड होते हैं, डायड जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये तर्कु तंतु के सहारे क्या करते हैं, पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो बाइवेलेंट है जो टेट्राड था उसमें हमें डिसजंक्शन देखने को मिलता है। डिसजंक्शन के कारण डिसजंक्शन जाइगोटीन के दौरान होने वाले सिनेप्सिस की क्रिया के जस्ट अपोजिट होता है। वियोजित जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर प्रोफेज फर्स्ट में जाइगोटीन से पूर्व के क्रोमोसोम से भिन्न होती है, क्योंकि वियोजित जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें जीन विनिमय हो चुका है। इस प्रावस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पे सेंट्रोमियर का डिवीजन हमें देखने को नहीं मिलता है। सेंट्रोमियर के विभक्त नहीं होने से एनाफेज फर्स्ट में एक क्रोमोसोम्स की जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं वे अलग अलग नहीं होती है। वहीं जब हमने माइटोसिस पढ़ा था तो वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमियर में डिवीजन देखने को मिलता है, और जो क्रोमेटिड्स हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वे अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता। जबकि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स एक ही पोल की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। एक क्रोमोसोम्स की दोनों क्रोमेटिड्स ने एक ही पोल पर पहुंचने को हम हेटेरोटिपिक डिवीजन कहते हैं।
जो एक क्रोमोसोम है, इसकी दोनों क्रोमेटिड्स क्या होती हैं, एक ही पोल पे पहुंच जाती हैं। इस तरह के जो डिवीजन हमें देखने को मिलता है उसे हम हेटेरोटिपिक डिवीजन कहते हैं। एनाफेज फर्स्ट स्टेज के बाद में हमें नेक्स्ट स्टेज देखने को मिलती है टीलोफेज फर्स्ट स्टेज, या हम कहें अंत्यावस्था। टीलोफेज फर्स्ट में जो अनगुणित क्रोमोसोम्स हैं ये पूरी तरह से ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और तारक तंतु यहाँ पे आंशिक रूप से लुप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि जैसे माइटोसिस में तो क्या होता है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन मियोसिस में पूरी तरह आंशिक रूप से ये देखने को मिलते हैं। क्रोमोसोम्स का हमें अकुंडलन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिससे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वे क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और पतले जो सूत्र होते हैं उनकी तरह हमें देखने को मिलते हैं। इस स्टेज पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस हमें प्रकट हो जाता है, हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। कुछ जो स्पीसीज हैं उनके अंदर हमें न्यूक्लियोलस स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता है। टीलोफेज फर्स्ट स्टेज के बाद में स्टेज आती है साइटोकाइनेसिस, या हम कहें कोशिका द्रव्य विभाजन अवस्था। जंतु कोशिकाओं में टीलोफेज प्रथम के पश्चात विदलन द्वारा मात्र कोशिकाएं दो पूरी कोशिकाओं के अंदर विभक्त हो जाती हैं। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पेरेंट सेल है वह दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है। टीलोफेज प्रथम या हम कहें साइटोकाइनेसिस के एंडिंग में हमें जो ये एंडिंग होती है इसमें इंटरफेज फर्स्ट से काफ़ी भिन्न होती है। द्वितीय अंतरावस्था के दौरान डीएनए का संश्लेषण यहाँ पे नहीं होता है। मियोसिस फर्स्ट के बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है मियोसिस सेकेंड स्टेज। मियोसिस सेकेंड स्टेज का फर्स्ट पार्ट है अंतरावस्था या इंटरफेज सेकेंड। इंटरफेज सेकेंड में जो द्वितीय अंतरावस्था होती है इसके दौरान डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता, ओनली कुछ प्रोटीन्स और डीएनए का सिंथेसिस हमें यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स का अकुंडलन भी हमें देखने को नहीं मिलता। जो मियोसिस सेकेंड स्टेज है इसे हम होमियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। इसकी जो संपूर्ण जो प्रोसेस है, इसकी जो पूरी प्रोसेस है वह माइटोसिस की तरह ही इसमें देखने को मिलती है हमें। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के अंत में निर्मित दोनों अगुणित पुत्री कोशिकाओं में यह विभाजन स्वतंत्र रूप से एक साथ संपन्न होता है। सेकेंडरी जो मियोसिस जो सेकेंड डिवीजन है इसकी 4 प्रावस्थाएं होती हैं। ये प्रावस्थाएं हैं प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड लास्ट है टीलोफेज सेकेंड स्टेज। सबसे पहला स्टेज हम डिस्कस करते हैं प्रोफेज सेकेंड स्टेज। इस प्रावस्था में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वह डिसॉल्व हो जाती है और तर्कु तंतुओं का निर्माण यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तर्कु तंतुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक जो डाइड होती है इसकी दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से संयुक्त रहती है। जो डाइड है इसके क्रोमेटिड्स क्या होंगे, सेंट्रोमियर से जॉइंट होंगे, जबकि इसकी जो आर्म्स होती हैं वह काफ़ी दूर दूर फैली हुई रहती हैं। डाइड एक्स शेप में हमें देखने को मिलते हैं। डायग्राम के अंदर आप इनका शेप देख सकते हैं। माइटोसिस की प्रोफेज में एक क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड्स एक दूसरे से निकटता से रहती हैं। प्रोफेज सेकेंड स्टेज के बाद में स्टेज आती है मेटाफेज सेकेंड स्टेज। यह अवस्था अपेक्षाकृत काफ़ी छोटी होती है। गुणसूत्र बिंदु कोशिका के मध्यवर्ती भाग में व्यवस्थित हो जाते हैं। जो सेंट्रोमियर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे अरेंज हो जाते हैं और माइटोसिस की तरह ही यहाँ पे जो तर्कु तंतु हैं उनसे संयुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे सेंट्रोमियर्स कोशिका के मध्यवर्ती भाग में स्थित होते हैं, जबकि क्रोमेटिड्स की जो भुजाएं होती है वे स्वतंत्र रूप से फैली हुई यहाँ पे हम देख सकते हैं। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो जो आर्म्स हैं वो फ्रीली, जो ओनली सेंट्रोमियर है वह क्या होगा, तर्कु तंतु से अटैच होगा, जबकि जो आर्म्स हैं वो फ्रीली आप इनको देख सकते हैं।
न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वह इसी स्टेज के दौरान पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। क्रोमोसोम्स यहाँ पे इस स्टेज में कंडेंसेशन इनके अंदर देखने को मिलता है और इनका जो साइज़ होता है इनका जो ये संघनित होकर के मोटे हो जाते हैं, लेकिन इनका जो साइज होता है वह अभी भी छोटा ही रहता है। मेटाफेज सेकंड के बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है एनाफेज सेकंड या पश्चावस्था। एनाफेज सेकंड में प्रत्येक डायड क्रोमोसोम्स की सेंट्रोमियर पर डिवीजन हो जाता है तथा दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं वे एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हो जाते हैं। डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है इनमें इनका जो सेंट्रोमियर पार्ट है वहाँ से डिवीजन हो जाता है, सेंट्रोमियर में डिवीजन देखने को मिलता है जिससे जो क्रोमेटिड्स होती हैं वे एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं और पृथक्करण के बाद में जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं दो सिस्टर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं जो कि शीघ्र ही तंतुओं की सहायता से पोल्स की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। एनाफेज सेकंड में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है टीलोफेज सेकंड स्टेज। इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स का जो सेट है यह पोल्स के ऊपर पहुंच जाता है। प्रारंभिक जो मातृ कोशिका थी उसके स्थान पर अब हमें 4 नए जो डॉटर सेल्स हैं वह डॉटर जो सेल्स हैं वह हमें देखने को मिलती हैं। 4 नए केंद्रकों का निर्माण जिनमें हो चुका होता है। केंद्रिक या इसी स्टेज पे जाकर के न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्पष्ट हमें देखने को मिलती है। क्रोमोसोम्स के जो कुंडलन थे वो पूरी तरह से खुल जाते हैं जिससे क्या हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम्स पिछली स्टेजेस में छोटे थे साइज में, ये लंबे हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं। क्रोमेटिन जालक बना लेते हैं। टीलोफेज सेकंड में चारों जो केंद्रक होते हैं वे इंटरफेज के लक्षण प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह हैप्लॉइड हो जाती है, अगुणित हो जाती है, आधी रह जाती है। तारक तंतुओं का विलय हो जाता है, इस स्टेज पे डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर हम देखें तो जो तारक जो तंतु हैं इनका डिसोल्यूशन जो होता है वह एनाफेज सेकंड से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो कंप्लीट डिसोल्यूशन है वह टीलोफेज सेकंड के एंडिंग में जाकर के कंप्लीट होता है। टीलोफेज सेकंड के बाद में जो स्टेज आती है वह है कोशिका द्रव्य विभाजन अवस्था, साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज सेकंड के पूरे हो जाने पर कोशिका पट का निर्माण होता है जिससे क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के अंत में हमें 4 अगुणित पुत्री कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम मियोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में अगर हम बात करें तो लैंगिक विधि द्वारा जनित पादपों और जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन एक अनिवार्य और तर्कसंगत क्रिया है जिसमें 4 हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं जो कि निषेचन की क्रिया को करने के योग्य होते हैं। जनरेशन टू जनरेशन जो गैमेट्स के फ्यूजन के पश्चात जाति विशेष में क्रोमोसोम्स की संख्या को समान बनाए रखा जाता है क्योंकि मियोसिस के द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। मियोसिस के अंतर्गत संपन्न होने वाली क्रॉसिंग ओवर द्वारा आनुवंशिक पदार्थ के न्यू रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। इससे संतति पादपों में वेरिएशंस उत्पन्न हो जाते हैं। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से प्राकृतिक चयन द्वारा नई जातियों का उद्विकास संभव हो पाता है। इस प्रकार जो 2 वीडियो लेक्चर हमने देखे मियोसिस के, इसमें मियोसिस की पूरी प्रावस्था होने के बाद में जो एक पेरेंट सेल है उससे हमें 4 अगुणित जो डॉटर सेल्स हैं, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं जो कि जिससे क्या होता है, हैप्लॉइड जैसे अगर हम बात करें तो इनके अंदर 4 गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जिससे जो कि निषेचन की क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं।